मंच पर उपस्थित आदरणीय तृप्ति बहन जी, डॉक्टर राजेश भाई जी, स्कूल के सभी संचालक महोदय, सभी टीचर्स और आप सभी पेरेंट्स, माता पिता और बच्चों का जो एक प्यारा सा संगठन है जिसको फैमिली कहते हैं। किसी ने फैमिली की व्याख्या ही ऐसी की है, फादर एंड मदर आई लव यू, FAMILY। जहाँ पर एक अपनत्व होता है वो घर होता है, जहाँ एक सुरक्षा का वातावरण होता है वो घर होता है, जहाँ फ्रीडम होती है वो घर होता है। और उस घर के वातावरण से अध्ययन के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बालक जब विद्यालय की ओर प्रस्थान करता है तो बिल्कुल नए वातावरण में और नई अनुभूतियां करता है। उस वक्त जो विद्यालय है, स्कूल है, उनका तो बहुत बड़ा रोल होता ही है कि उस बच्चे को सहज महसूस कराएं, उस बच्चे को कोई भी बात का डर न लगे और वो अपनी बात बता सके, सीख सके। लेकिन चूंकि वो वातावरण नया होता है तो उस वक्त का उससे भी बड़ा रोल, उससे भी बड़ा कार्य सभी माता पिता का भी होता है। माता पिता अपने बच्चों में बहुत सारी उम्मीदें, आशाएं पालते हैं। जन्म से भी पहले एक मन में प्यारा सा पिक्चर होता है कि मेरी संतान ऐसी हो, और उसी पिक्चर की एक फ्रेम हम लोग बना के रख लेते हैं। जब बच्चा धरती पर आता है और हम उसे बड़ा करते हैं, प्रेम, प्यार, समझ, पोषण, पालना, ये सब कुछ तो देते हैं, पर साथ साथ हमारा एक लक्ष्य बन जाता है कि मैंने जो फ्रेम बना के रखी है ना, मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरी संतान ऐसी हो, उस फ्रेम में उसको फिट करना चाहते हैं। सही बात है। फ्रेम पहले से बनाइए, उसके जन्म से भी पहले से, और उसमें उस बच्चे को फिट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और वो बच्चा उन्हीं कोशिशों के साथ कभी खुशी से तो कभी थोड़ी सी नाराजगी से आपकी बातों को सुनता रहता है, मानता रहता है, कभी विरोध भी करता है, कभी नहीं भी मानता है, होता है ना। और उस वक्त उसके अंदर एक प्रतिक्रिया भी होती है, और वो सभी बच्चों की अलग अलग होती है। तब आप कहते हैं ये बच्चा मेरी बात बहुत मानता है, ये बच्चा नहीं मानता है। ये फर्क महसूस करते हैं। कारण ये नहीं है कि वो आपकी बात मानता नहीं है, माना वो मानना नहीं चाहता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रेम में जो फिट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो बात नहीं मान रहा है। वैसे आप कोई फोटो खिंचाते हैं तो फोटो पहले खिंचाते हैं या फ्रेम पहले बनाते हैं? अगर आपको कोई फोटो को मढ़ के रखना है, दीवार पे टांगना है, तो पहले फोटो तैयार होती है, पहले फ्रेम तैयार होती है? फोटो ना, जैसी फोटो वैसी फ्रेम होती है ना। लेकिन बच्चे के मामले में क्या हो जाता है? फोटो तो अभी तैयार हो रही है, लेकिन फ्रेम आपने पहले से बना के रखी है, और उसमें जब वो फोटो को खींच खींच के हम कभी कभी थोड़ा इधर खींच लो, थोड़ा इधर खींच लो, तो फोटो कभी कभी बिगड़ जाती है।
बच्चा नाराज भी होने लगता है, कभी कभी उसके अंदर एक अलग प्रकार की वृत्ति पनपने लगती है कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं करने दे रहे हैं, मुझसे कुछ और ही कराना चाहते हैं। समाज की एक ये रीति होती है कि बच्चों को माता पिता अपनी संपत्ति समझते हैं, बच्चे को भी अपनी प्रॉपर्टी की तरह लेते हैं, और मेरी संपत्ति का जैसे मैं प्रदर्शन करूं, ने घर बनाया तो सबको दिखाने के लिए सोचते हैं ना, अच्छी गाड़ी होती है तो समझते हैं कि सभी देखें मेरी गाड़ी कितनी अच्छी है, मैंने कितना अच्छा किया। ऐसे बच्चों को भी कभी कभी दूसरों के सामने हम प्रोजेक्ट करते हैं, देखो मेरा बेटा कैसा है, और उस प्रोजेक्ट करने में हम वैसा ही प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जिससे आपको समाज में प्रशंसा मिलेगी, वाह मिलेगी। होता है ना ऐसा, बेटा नमस्ते करो, बेटा ये करो, बेटा वो करो, अच्छी बात है, कुछ बातें तो सिखानी ही पड़ती, नहीं तो वो कैसे सीखेंगे। लेकिन कभी कभी देखो बेटा, उसका बेटा कितना अच्छा वो करता है, तुम भी करो, ऐसा नहीं करते? उनके घर जाते तो उनके बच्चे देखो कैसे बैठे होते, तुम भी ऐसे करो, वो देखो कितने अच्छे तरीके से कपड़े पहन के रखते हैं, तुम भी करो। और बच्चे को लगने लगता है कि मैं फोटो नहीं, फोटो कॉपी बनने जा रहा हूँ, और कोई भी फोटो कॉपी नहीं बन सकता। बन सकता है? जेरॉक्स कॉपी कोई किसी की बन सकता है? इसी हॉल में अगर आपको देखो कि बिल्कुल आपके जैसा हाइट में, वेट में, चेहरे में, फिगर में बिल्कुल आपके जैसा कोई है इस हॉल में? हो सकता है? हो भी नहीं सकता। थोड़ा सा और देखो, आपकी सोसाइटी में बहुत सारे घर होंगे, आपकी उम्र के बहुत सारी बहनें होंगी, लेडीज होंगी ना, उनमें से कोई है जो बिल्कुल आपके जैसा हो? देखने में, चेहरे से, स्वभाव, संस्कार में है कोई? पूरी सोसाइटी में है कोई? पीछे वाले बताइए, नहीं है ना? अच्छा, जो पूरी सूरत में कोई ऐसा है जो बिल्कुल आपके जैसा है? नहीं है। मेरे जैसा तो पूरी दुनिया में भी कोई भगवान ने बनाया ही नहीं। पर हम कभी कभी क्या कहते हैं बच्चों को, उनके जैसा बनो। सही है? सही है? सही है? सही नहीं है ना? तो ये जो हमारे अंदर है तो प्रेम है, तो भावना है, तो उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छी सोच है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अभिव्यक्ति में हम बच्चे से कुछ अलग प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, और वहां उसके मन में खुद की इच्छा कुछ बनने की अलग है, और आपके द्वारा थोपी गई, डाली गई उसके ऊपर इच्छा वो अलग है। वो दोनों के बीच युद्ध हो जाती है, और उस युद्ध में वो परेशान रहता है। तो आपको एक तो उसके साथ बातें करनी है। कौन कौन अपने बच्चों के साथ रोज बातें करता है? वैसे तो बच्चे खुद ही इतने प्यारे होते हैं, वो खुद ही बातें करते हैं सारी। कभी कभी हम चुप रहे ना, वे मैंने टाइम नहीं, वो तो खूब सारी बातें करते हैं, अपने दोस्तों की भी, अपने स्कूल की भी, परेशानियों की भी है? लेकिन अगर आपने 3, 4, 5 बार ये बोल दिया कि मुझे नहीं सुनना, उसके बाद कोई बात आप पूछोगे ना, तब भी वो नहीं बताएगा। ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे फिर माता पिता के साथ में शेयर नहीं करते हैं, बताना
नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वो बताना चाह रहे थे तो आपने समय नहीं दिया, सुना नहीं। होता है ऐसा? फिर बड़ा होने के बाद आप बोलते बताओ तो सही किस दोस्त के घर जा रहा है। अब बताइए ना, मेरे 3-4 तो दोस्त कहीं कहीं जाऊंगा, क्या बताना है? बताना नहीं चाहता है। बहुत सी चीजें जब वो छोटे होते हैं तो आपसे पूछ पूछ के सीख रहे होते हैं। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, मुझे वो बताओ, ये क्या है, वो क्या है, 1000 सवाल पूछते हैं बच्चे। होता है ना, कभी परेशान हो जाते होंगे आप इतनी बातें पूछते। लेकिन ऐसा भी समय आता है कि जब वो ये चाहते हैं कि न मैं पूछूं और न मुझसे कोई कुछ पूछे। चेंज आता है, ये जो बदलाव आता है, तब फिर हम अपेक्षा करते हैं कभी कभी कि अभी तो तुम कुछ पूछता ही नहीं है, अभी तो तुम कुछ बताता ही नहीं है। ऐसा भी कभी कभी होता है। तो ये सारी परिस्थितियां माता पिता और बच्चों के बीच में होती है। सबसे पहली बात है वो है एक दूसरे को समय देना। किसी भी संबंध में माता पिता और बच्चे की बात नहीं है, दोस्त हो, पति पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें एक दूसरे को समय तो देना ही होता है। टाइम इज लाइफ कहा जाता है। जब आप किसी को समय देते हैं तो आप जीवन का एक हिस्सा देते हैं, और जब समय देते हैं वो समय भी आपका अच्छी क्वालिटी का समय अगर आप देते हैं तो आप उनको अच्छी तरह से समझ पाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि परमात्मा की एक सौगात है बच्चे, परमात्मा का प्रसाद के रूप में, परमात्मा ने अमानत के रूप में बच्चे हमारे आंगन में दिए हैं हमें। तो उसके साथ क्वालिटी टाइम, अच्छा टाइम बिताना चाहिए। जब आप बिजी हो या जब टीवी चल रहा है तब साथ में बैठे हैं, वैसा टाइम नहीं, लेकिन कुछ पर्सनल टाइम। और पर्सनल टाइम में केवल उपदेश नहीं, उपदेश देना तो बड़ों को अच्छा लगता ही है, टोकना भी अच्छा लगता है, गलतियां बताना भी अच्छा लगता है। ये भारत में ज्यादा है ना हमारे यहाँ पे कि अधिकार समझते हैं हम, छोटों को बड़े हमेशा क्या बताते हैं, ज्यादातर क्या बताते हैं, बताओ ज्यादातर क्या बताते हैं? तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए था, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। उपदेश देते या करेक्शन देते। लेकिन अच्छा टाइम वो होता है जिसमें आप वो क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, वो क्या बनना चाहते हैं, उसको क्या अच्छा लगता है, उसको क्या अच्छा नहीं लगता है, ये उनसे आप पूछिए। आजकल स्कूलों में गुड टच बैड टच की भी कई बातें ट्रेनिंग के रूप में दी जा रही है। समाज उतना अच्छा नहीं रहा है जितना कभी हुआ करता था। बच्चों के साथ अगर कुछ भी कहीं भी गलत हो रहा है जिसमें बच्चा मूंझ रहा है, तो कोई तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहां उसको कोई सुनेगा, जो भी कहेगा वो सुनने के लिए तैयार है। तो आपको ऐसी बातें करने की आदत बच्चों के साथ डालनी होगी। समाज के अंदर जरूरतें बड़ी हैं और घर के दोनों ही मेंबर, माता पिता दोनों ही कभी कभी काम धंधे में चले जाते हैं। अपने यहाँ तो भी अभी तक कम है, परंतु कई जगह पर ऐसा होता है कि माता पिता दोनों को ही नौकरी धंधे पे जाना है और उस बच्चे को
टाइम नहीं दे पाते हैं। और अगर समय नहीं दे पाते हैं तो वो बच्चा वो समय जो माता पिता के साथ कुछ अच्छी बातें करने में देना होता है, उसके बजाय फिर कुछ और करता है। चाहे दोस्तों से बातें करता है, चाहे आजकल का सबसे बड़ा दोस्त कौन है बच्चों का? सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है? मोबाइल। आज हम लोगों ने Y20 कार्यक्रम की एक शुरुआत की है। तृप्ति बहन जी ने यहाँ पर जो भारत सरकार के द्वारा जो वर्तमान समय G20 भारत जिसकी प्रेसिडेंसी लिया है, उसके अंतर्गत युवाओं के लिए कार्यक्रम चलने वाले हैं, चल रहे हैं अगस्त तक। तो उसका एक विषय है हमारा इस मोबाइल की आकर्षण से कैसे युवाओं को जागरूक किया जाए। मुक्त वाली बात तो कर नहीं सकते, क्योंकि अभी हम जो जी रहे हैं वो एक अलग प्रकार का समय है। पहले दो टाइप के समय की बात होती थी, बिफोर क्राइस्ट और बाद में जो संवत चल रहा है। लेकिन अभी क्या बात होती है? तीन टाइप की बात होती है, तीन टाइप का समय होता है, बिफोर कोविड, कोविड पीरियड और पोस्ट कोविड। तो कोविड से पहले की बात, कोरोना से पहले की बात अलग थी। तब बच्चों को कहते थे मोबाइल एक बाजू रख, पढ़ाई कर। लेकिन कोविड ने क्या कर दिया? मोबाइल पकड़, पढ़ाई कर। तो बच्चों को तो मजा आ गया। लेकिन कभी कभी सिर्फ इसलिए नहीं, हम छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल पे कुछ न कुछ गेम दिखा के खाना खिलाते हैं। ये तो मैंने बहुत जगह पर देखा है। खुशी खुशी से माताएं कहती है हमारा बच्चा तब तक खाता ही नहीं है, बिना मतलब मोबाइल आती हूँ, गेम चला दिया, वीडियो चला दिया उसका मनपसंद का, वो बच्चा देख रहा है खा रहा है। उस बच्चे को पूछो क्या खा रहे हो, कैसा टेस्ट है, वो कुछ नहीं पता है। लेकिन माताएं खुश है कि बच्चा खा तो लिया, आपने खिला तो दिया, उसके पेट में तो चला गया। लेकिन पेट में साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें चली गई उसके अंदर। भोजन केवल भोजन नहीं होता, एक घर का भोजन होता है, एक होटल का होता है। फर्क होता है? घर में हलवा बनाते हो और घर में जब सत्यनारायण की कथा होती है और हलवा बनता है, दोनों में फर्क होता है? होता है? क्या फर्क होता है? आप भी बनाते हो, एक अपने घर में खुद ने बनाया, खुद के लिए बनाया, ठीक है। एक सत्यनारायण की कथा है तब सीरा बनाया, बोले कि आज बड़ा अच्छा लगा। तो क्या उसमें था फर्क? क्या फर्क था? बनाते समय आपके मन में क्या था? आज भगवान को प्रसाद स्वीकार कराना है, भोग लगेगा मेरे घर में और ये प्रसाद सब खाएंगे। और रोज मेरे बेटे के लिए बना रही हूँ, इसको अच्छा लगता है, ऐसा बना रही हूँ, वैसा बना रही हूँ, या मेहमान आए हैं, या कभी तो रोज रोज मेहमान आ जाते, बनाना पड़ता है कुछ ना कुछ। वो ऐसा नहीं होता है। तो जो फर्क है वो उसके स्वाद में क्या पड़ जाता है। तो आप बनाते हुए जो सोच रही थी उसका, इसी तरह से भोजन करते हुए भी जो विचार, जो वातावरण होता है, वो भी भोजन के साथ भोजन स्वीकार करने वाले के अंदर जाता है। मानते हो इस बात को? मानते हो? और ये जो मोबाइल के अंदर अनेक प्रकार के गेम है, अनेक प्रकार की वीडियोस है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, भोजन तो रोज करना है, 3 टाइम करना है, बच्चे तो 5 टाइम भी करते हैं, उतनी बार देखना है। और इस बात की धीरे धीरे क्या होने लगती है, लत लग जाती है।
एडिक्शन हो जाता है और ये आगे चलकर इतनी बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है कि बच्चों का अपनी पढ़ाई में ध्यान एकाग्र नहीं रह रहा है, बच्चों की हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चों के मन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कई जगह तो आपने सुना ही होगा, पता नहीं कुछ कैसे गेम है, मैंने तो आज तक मोबाइल में ये गेम नहीं खेला इसलिए मुझे नहीं पता, कि बच्चे खेलते खेलते किसी को मारने पे या खुद छत पे से गिर जाने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल में गेम डालने वाले हमारे किसी प्रकार के हितैषी नहीं है, हमारे अपने नहीं है। बाजार में हम सभी एक ग्राहक मात्र है और ग्राहक को कोई अपना नहीं मानता है। तो हम सभी मोबाइल के इस जमाने में, इंटरनेट के जमाने में इन कंपनियों के ग्राहक है और ग्राहक के बाद गुलाम है। ऐसे में बच्चे को अगर आपने ये आदत डाली है तो फिर उनको धीरे धीरे वो एडिक्शन का रूप लेती है, लत का रूप लेती है और फिर उसको आपकी किसी की जरूरत ही कभी नहीं रहती है। या तो आप अवेलेबल नहीं हैं, या तो आप जब भी हैं तो आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उनको, ये मत कर वो मत कर, तो वो आपसे चिढ़ गया है और वो मोबाइल तो उसको कुछ नहीं कहता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी आज के समय की समस्या है। बच्चों को बड़े प्यार से मोबाइल की भी अच्छाई बुराई का नॉलेज दीजिए। हम भी स्कूल कॉलेज के माध्यम से ये बहुत प्रयास करते हैं। बाजार में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन हम चूज करके अपने घर में अच्छा सामान लाते हैं। घर में लाने के बाद भी छाननी से छानते हैं, सब्जी भी लाते हैं तो सड़े हुए पत्ते सब निकाल लेते हैं और अच्छा चीज हम अपने घर वालों को खिलाते हैं। तो ये दुनिया जो है ये बहुत बड़ी दुनिया है इंटरनेट की भी, इसमें भी सब कुछ है, लेकिन हमें क्या लेना, हमारा जीवन क्या है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है। पर ये बात आप अपने बच्चे को मोहवश नहीं समझा पाएंगे। उसके लिए आपके पास स्वयं भी एक आंतरिक चेतना होना जरूरी है। जीवन की जो कीमत है और जीवन में जिन चीजों की कीमत है उसकी जागृति आपके अंदर भी उतनी ही जरूरी है। कहते भी है माँ बच्चे की पहली शिक्षक होती है और ये भी कहा जाता है कि 100 शिक्षक के बराबर एक माँ होती है। बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और भी बहुत सारी चीजों की इन्वेंशन की। जब वो प्राइमरी में तीसरी या दूसरी क्लास में ही केवल पढ़ाई करते थे, तो एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको बुला के कहा कि तुम्हारे घर में कौन है? बोले मेरी माँ है। बोला एक लेटर देता हूँ, अपनी माँ को दे देना। वो घर पे आते हैं, अपनी माँ को लेटर देते हैं, उसमें स्कूल की तरफ से उस बच्चे को निकाल दिया गया होता है कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है और हमारी स्कूल का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आपके बच्चे के कारण हम अपनी स्कूल का नुकसान नहीं कर सकते। वो माँ लेटर पढ़ती है, बिना कुछ बोले चुपचाप लेटर रख लेती है, कुछ भी नहीं बोलती है। सो जाता है बच्चा, शाम को सवेरे उठ के स्कूल जाने को तैयार होता है। माँ कहती है नहीं बेटा स्कूल नहीं जाओगे। तो बोले क्यों? मुझे तो अच्छा लगता है, मैं स्कूल जाऊंगा। बोले नहीं बेटा, ऐसी बात है कि वो जो स्कूल है ना उसके सारे बच्चे मंद बुद्धि है, तू इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस है, मैं नहीं चाहती हूँ कि तेरा वहां टाइम वेस्ट हो, मैं तुझे अपने हिसाब से पढ़ाऊंगी। अच्छा ऐसी बात है, वो सारे बच्चे ऐसे हैं? बोला हाँ सारे बच्चे कमजोर है, तुम उसके साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और वो माँ
अगले 13 साल तक बच्चे को घर में अपने हिसाब से पढ़ाती है, प्राइवेट एग्जाम दिलाती है, और वो बच्चा बड़ा होकर थॉमस अल्वा एडिसन के रूप में दुनिया का महान वैज्ञानिक बनता है। इतना ही नहीं, वो स्वभाव से, दिल से भी इतने अच्छे इंसान बने क्योंकि माँ ने अपने प्यार से, एक सिस्टम से, कि एक मंदबुद्धि इसको कहा है तो मुझे साबित करना है कि ये सब कुछ कर सकता है। कभी भी उस बच्चे को नहीं बोला तुम क्या मंदबुद्धि, तो जरूर कुछ मस्ती की होगी इसलिए तुम्हारे टीचर ने ऐसा लेटर दिया। दूसरे बच्चों को तो नहीं दिया, तुमको दे दिया, रिजेक्ट कर दिया, जरूर कुछ गड़बड़ की है तुमने, तुम ध्यान ही नहीं देता, तुमने मेरा नाम कटवा दिया, नाक नीची कर दी, ऐसा नहीं बोला। लेकिन एक विजन रख के पढ़ा है। जिस दिन उनकी माँ का देहांत हुआ, उसके बाद उसके सामानों को सेट करते हुए वो लेटर थॉमस के हाथ में आया, तब उसे पता चला कि लेटर की हकीकत क्या थी। उसे कभी माँ ने नहीं जताया और केवल एक पॉजिटिव इनपुट उसके अंदर डालती गई और दुनिया को इतना बड़ा वैज्ञानिक मिला। कहने का मतलब आपके अंदर वो शक्ति है कि आप मिट्टी में से भी एक सुंदर सी मूर्ति बना के उसमें जान डाल सकते हो। आप बच्चे को जैसा चाहिए वैसा बना सकते हो। केवल आप विद्यालय भेज देते हैं और अपनी ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं तो ये ठीक नहीं है। विद्यालय में कितना टाइम बच्चा रहता है? 5 घंटा। और आपके पास कितना रहता है? सारा दिन रहता है ना, दिन रात, घूमने में, वैकेशन में, खाने में, पीने में, सब में। तो घर में आप उनको क्या देते हैं? स्कूल में तो किताबी ज्ञान के साथ बहुत सी मॉरल बातें भी सिखाई जाती है, लेकिन उन बातों का प्रमाण, प्रैक्टिकल, वो बच्चा घर में देखना चाहता है और कभी कभी वो नहीं दिखाई देता। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि बच्चे को हमेशा बोलते झूठ नहीं बोलना चाहिए, और कभी हम कहते मेरा फोन उठा के बोल दो तुम्हें घर पे नहीं। ये एग्जाम्पल बहुत पुराना है। फोन मेरा बज रहा है और हम बच्चे को बोलेंगे बोलते 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 मम्मी घर पे नहीं। बच्चा रोज सुनता है सत्य बोलना चाहिए। और मम्मी ने क्या पाठ सिखाया? वो बच्चे, एक बच्चे को मैंने पूछा कि आप क्या समझते हो? बोले नहीं, बच्चों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर बड़े होने के बाद झूठ है। बच्चे ने क्या सीखा? बड़े होने के बाद बड़े लोगों को झूठ बोलने की छुट्टी है। तो जो किताबों में बातें सीखता है बच्चा, उसे प्रैक्टिकल में आपके द्वारा आपके घर के माहौल में उसको बताना भी। एक बार 2 बच्चे लड़ रहे थे आपस में, तो पास में से कोई निकला, उन्होंने कहा क्यों लड़ रहे हो? बोले नहीं हम तो खेल रहे हैं। बोले नहीं तुम खेल नहीं रहे हो, तुम तो लड़ रहे हो। नहीं बोले ये खेल है। अच्छा बताओ इस खेल का नाम क्या है? तो बच्चों ने क्या बताया? खेल का नाम है मम्मी पापा। कहां से सीखा? इतनी ज्यादा एब्सॉर्ब करने की पावर होती है बचपन में कि वो सब कुछ देख के सीख जाता है, सब कुछ। और तब हम उनके सामने चाहे अच्छी बात चाहे बुरी बात, जो भी हम उसके सामने रखेंगे वो उसको सीख ही लेगा। इंडोनेशिया का सवेरे भी मैंने एक उदाहरण दिया था। एक वीडियो बहुत दिन तक चला था कि एक माँ रोड पर साइड में वो नीचे बिछा के सामान नहीं बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं,
तो गरीब माँ अपने घर से रोज कुछ सामान लेके आती, रोड के किनारे बैठकर वो सामान बेचती है। उसका 1.5 साल का बच्चा उसके साथ ले आती है। घर में कौन संभालेगा, माँ के पास ही रहता है। तो इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा स्मगलिंग की जाती है, ऐसा कहते हैं। तो जितने भी लोग आते सामान देखते, उसको भी देखता हो सिगरेट पी रहे हैं, और निकलते चलते फिरते सारा दिन रोड पे सब दिखता है। फिर वो जब सामान लेते पी के वहां ही छोड़ भी देते हैं सिगरेट कुछ टुकड़ा। वो बच्चा कभी उठा के पीने लगा, देखते करता है ना। अब उस माँ के द्वारा उसको रोका नहीं गया। कभी होता है ना, बच्चा कुछ कर रहे हैं तो हम मजाक में लेते हैं, हम हंसते हैं, और बच्चे को क्या लगता है कि ये सब कुछ जैसे मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है सब। तो वो मजाक में लेते थे, और वो बच्चे को इतनी सिगरेट पीने की आदत पड़ गई कि वो एक दिन की 40 सिगरेट पीने लगा, और सिगरेट के बिना वो पागल हो जाता था। खाता नहीं, कुछ नहीं चाहिए उसको, सिगरेट चाहिए। ये वीडियो में आप YouTube पे सर्च करके देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो। केवल 18 महीने का बच्चा, बड़ी मुश्किल से उसकी वो आदत छुड़वाई गई। तो आपको बच्चों को सिखाने के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस आप वो करो जो आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं, सिंपल। आप सवेरे उठकर घर में मंदिर है, भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठते हैं, बच्चे नोट करते हैं। वो जरूर ऐसा करने की कोशिश करेंगे। आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं। आप गाली बोलते हैं, बच्चे ऑटोमेटिक सीखते हैं। आप लड़ाई करेंगे तो बच्चे भी। आप पड़ोसियों के साथ कैसे रहते हैं, आप बड़ों के साथ कैसे रहते हैं, आप बुजुर्गों के साथ कैसे रहते हैं, वो सारी चीजें बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा सीखने के मामले में बहुत आगे होते हैं। दूसरी एक चीज, घर में 2 बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बच्चा थोड़ा कमजोर भी होता है। अभी मैं लास्ट मंथ बॉम्बे गई थी, तो मुझे एक बहन से मिलवाया, पड़ोस में ही हम पर रहती है। तो उनके घर में बड़ी बेटी है, छोटा बेटा है। तो बेटी उसकी 14 साल की है, और बेटा अभी 9 साल का है। तो मुझे बताया कि मेरे बच्चों के बारे में मुझे कुछ काउंसलिंग करना दिलानी है उसको। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? तो जब से वो बच्चा पैदा हुआ है तब से उसकी बेटी उससे नाराज हो गई है। अब बच्चा थोड़ा सा कमजोर है, तो माँ को बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखना पड़ रहा है, और पिता तो कहीं बाहर रहते हैं, बिजी हैं। तो उस बच्ची को हमेशा ये लगता है कि इस भाई का धरती पे आना, ये मेरा सबसे बड़ा नुकसान हो गया है, कि मेरे से मेरी माँ का ध्यान ही हट गया। और वो लिटरली इतनी नाराज रहती है कि वो कई कई दिनों तक अपनी माँ से बात नहीं करती। आजकल के बच्चों की अलग तरह की कई समस्याएं हो गई है। तो जब भी हमारे घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हम सभी को बराबर का स्नेह दें, एक के कारण किसी और को कम न करें। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है। सभी समान नहीं भी होंगे, किसी को प्रशंसा चाहिए, किसी को समझानी चाहिए, किसी को सपोर्ट चाहिए, पर किसी से किसी की कंपेयर भी ना करें और किसी से किसी को कम भी नहीं करें। वैसे तो कहते हैं माँ बाप के लिए तो बच्चे 2 आंखों के बराबर होते हैं, उनके लिए तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन कभी कभी अभिव्यक्ति में फर्क पड़ जाता है। तो ये भी हम सभी जरूर ध्यान दें। अगर हम अपनी साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो आपको कहा जाए कि आप अपनी सिग्नेचर करो तो इजीली करेंगे। किसी को अपनी साइन करने में कुछ मुश्किल होता है? नहीं, तुरंत कर सकते। नींद से जगा के भी कहेंगे तो साइन वैसी ही होगी। अच्छा, अगर आपको कहीं उल्टे हाथ से साइन करो तो वही साइन आपकी उल्टे हाथ से करो तो क्या होगा? क्या होगा? वैसी की वैसी होगी? नहीं होगी ना।
अगर आपका ही दूसरा हाथ पहले हाथ जैसा काम नहीं करता तो आप किसी को तुम उसके जैसे परसेंटेज क्यों नहीं लाए? तुम्हारी दीदी इतना पढ़ती है, तू नहीं पढ़ता है। वो इतने परसेंटेज लाती है, तू नहीं लाती है। ये जब हम बार बार कहते हैं तो ये बच्चे के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पापा इंजीनियर है, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। भैया इंजीनियर बने, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। भैया डॉक्टर है, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है। कैसे होगा? तुम्हारा क्या होगा? देखो ये तो आगे निकल गया, तुम्हारा क्या होगा? इस तरह की बातें कंपेयर करते हैं हम, तब भी बच्चे के मस्तिष्क पर बहुत असर पड़ता है। आपको पता होगा अभी चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, बच्चों के लिए स्पेशल मनोचिकित्सक बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। बड़े शहरों में बच्चों के मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है, युवाओं के मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण हमारे घर का माहौल है, हमारे घर का वातावरण। जितना हेल्दी होगा, आनंददायी होगा, जहाँ बच्चा कुछ भी अपनी बात व्यक्त भी करे, उसको सपोर्ट भी मिले, उसको खुशियाँ मिले, ऐसा होगा तब ये सारी चीजें ठीक होती जाएंगी। भोजन भी आप जब बनाते हैं तो इतना शक्तियां भरे उसमें, उसके लिए आप स्वयं भी प्रभु की याद में, परमात्मा की याद में, प्रसाद के रूप में अपने घर को मंदिर बनाते हुए, मंदिर मानते हुए, घर के एक एक व्यक्ति को उस मंदिर के देवता मानते हुए प्यार से बनाएं। ऐसा नहीं मेरी सीरियल मिस हो गई थी तो अभी वो रिपीट एपिसोड देख लूं सवेरे, या मैं भी मोबाइल चला के देख रही हूँ, किसी से वीडियो पे बात करते हुए खाना बना रही हूँ। तो जितना अच्छा उस भोजन के साथ आप एनर्जी देंगे, और हो सके जितना सभी साथ में भोजन भी करें, और डाइनिंग टेबल पे दूसरी बातें कभी नहीं छेड़े। होता है कभी कभी कईयों के घर में मिलना सिर्फ भोजन के टाइम ही होता है, और जितनी भी बातें होती है, हिसाब किताब होते हैं, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो डाइनिंग टेबल पे ही हो जाते हैं। तो वो भोजन क्या बन के अंदर जाएगा? क्या बन के अंदर जाएगा? पॉइजन बन के अंदर चला जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिफरेंसेस होते हैं, कोई बात होती है, कुछ कहना सुनना होता भी है, तो आप बच्चों के सामने न करके एक दूसरे का भी रिस्पेक्ट बना रहे, आप अलग से अपनी बातों को सुलझा सकते हैं। अगर बच्चों के सामने एक दूसरे का डिसरिगार्ड या किसी भी प्रकार की बातें होती है, तो वो भी बच्चे के लिए ठीक बात नहीं होती है। बच्चों का होमवर्क चेक करते होंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसी बातें दें, बच्चों अभी अपने को कल तक ये करना है, कुछ दिनों में हमें ये करना है। कभी कभी घर के कामों को भी बड़े प्यार से जरूर सिखाएं। हम देखते हैं आजकल कई गर्ल्स भी, क्योंकि पढ़ाई के बोझ ज्यादा रहते हैं, तो हम उसको घर के काम नहीं सिखा पाते हैं, जो आगे चलकर वो भी एक प्रॉब्लम का कारण बन जाती है। तो बड़े प्यार से घर के कामों में भी हम उनको व्यस्त करें। जरूर उनकी कैरियर भी बनेगी, लेकिन सर्वांगीण विकास बच्चे का हो। कभी हम अपने साथ मंदिर ले जाएं, कभी हम अपने साथ वृद्धाश्रम में ले जाएं, कभी अनाथ आश्रम में ले जाएं, कभी हम डिसेबल बच्चों को दिखाएं। ऐसी जगह विजिट कराओ, केवल घूमने फिरने की प्लान नहीं करो, कभी ऐसी ऐसी जगह की भी विजिट कराओ, बच्चों को पता चले जिनके माँ बाप नहीं होते वो कैसे रहते हैं। वृद्धाश्रम में देखो कितना परेशान होते हैं वृद्ध लोग, हमें उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और कभी भी बच्चों के सामने आपके घर के बुजुर्ग को तो वृद्धाश्रम में मत भेजना। अगर बच्चे के सामने उसके दादा दादी वृद्धाश्रम में जाएंगे, तो वो बच्चा सीख जाएगा कि मुझे भी बड़ा होकर अपने मम्मी पापा को कहाँ भेजना है।
होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? और जब आप बड़े बुजुर्गों के बड़े आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपका बच्चा भी वो आशीर्वाद लेने की ही हमेशा कोशिश करेगा। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात अपने जीवन में रखें कि जो हमें बच्चे को सिखाना है वो पहले हमें जीना है। आप जो जिएंगे वो बच्चे करेंगे। हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब आए थे ज्ञान सरोवर एकेडमी में। हम लोग यूथ विंग के प्रोग्राम में उन्होंने पेरेंट्स मीटिंग रखी थी। तो एक बात उन्होंने कही थी कि भाई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। तो एक मदर थी, उसने खड़े होकर सवाल किया था कि सर मेरा बच्चा साल भर बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, लेकिन पता नहीं इतने अच्छे परसेंटेज नहीं लाता है, एग्जाम के टाइम पता नहीं उसको क्या हो जाता है। तो सर ने कहा कि मतलब उन्होंने पूछा मुझे क्या करना चाहिए। तो सर ने तुरंत एक बात का जवाब दिया। उस जमाने में मोबाइल तो नहीं था। तो सर ने कहा कि आप एग्जामिनेशन के 3 महीना पहले से उसका टीवी देखना बंद कर दो, और मैडम आप भी मत देखना। ये मत करना कि उसको बेडरूम में बंद करके और आप ड्राइंग रूम में टीवी देखते रहो। आप भी छोड़ देना 3 महीने के लिए। वो जो मैडम थी वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा थी। उन्होंने कहा सर एक क्रॉस क्वेश्चन पूछूं? बोले पूछो। सर मेरा बेटा बिल्कुल टेलीविजन नहीं देखेगा तो उसका जीके कमजोर हो जाएगा, जनरल नॉलेज भी में पीछे रह जाएगा ना। तो अब्दुल कलाम सर ने कहा कि अच्छा मैडम आप तो बहुत टीवी देखती होंगी ना, आपका जीके तो अच्छा होगा, मैं आपसे कुछ पूछूं? तो क्या पूछा? सर ने पूछा कि आप डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में क्या जानती है? तो वो भी अच्छी मतलब लर्न थी। ने कहा सर वी आर प्राउड ऑफ यू, आप तो हमारे देश के मिसाइल मैन हैं, आपने अग्नि पृथ्वी मिसाइल बनाई है, और आप एकदम साधारण परिवार से और कहां से कहां पहुंचे, इतने बड़े वैज्ञानिक बने। जो जानती थी वो सारी बात बताई। तो उसके बाद कलाम साहब ने उनको कहा कि और कुछ नहीं जानती है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। दिस एपीजे अब्दुल कलाम हैज 22 PhD डिग्री, but I never watch television। मेरे पास 22 PhD डिग्री है, लेकिन मैं कभी टेलीविजन नहीं देखता हूँ। टेलीविजन देखने से, मोबाइल देखने से किसी का जनरल नॉलेज नहीं बढ़ा, बल्कि बहुत से अननेसेसरी विषयों में बुद्धि चली जाती है। तो ये पाठ उन्होंने, इतने बड़े लीजेंड हमारे देश के, उन्होंने पेरेंट्स को संबोधित करते हुए कहा था। तो हम भी इन बातों का जरूर ध्यान रखें और स्वयं को खुशहाल परिवार बनाने के लिए निमित्त माने। घर की देवी समझते हुए आप घर को मंदिर बनाएं। बच्चों के अंदर भी उतनी ही रुचि, एक मूर्त को देखें कि आपके घर में इतना प्यारा ये बालक ही नहीं, लेकिन एक देवता ने जन्म लिया है, और केवल उसको उसी देवत्व की ओर ले जाने का काम मुझे करना है, मुझे उसकी मदद करनी है। ये बाल गोपाल है जिसकी मुझे सेवा करनी है, और केवल अपनी ही आशाओं को उसके ऊपर नहीं थोपना है, लेकिन उसके अंदर जो भी स्किल हो, उसको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, उसको संगीत में आगे जाना है, किसी भी काम में उसका भी मुझे उसको सपोर्ट करना है। बिना वजह उसकी कोई बात को नहीं काटे। और एक बात और लास्ट में कहूंगी कि उसकी गलती जितनी बार बताते हो उतनी बार ये भी याद रखो कि जब भी वो छोटे छोटे अच्छे काम करे तब उसकी प्रशंसा करना भी नहीं भूलना। उसको छोटे छोटे हर काम के लिए गिफ्ट दो, वो डबल काम करेगा। बच्चों को प्रशंसा की बहुत जरूरत होती है, तो वो भी जरूर दें। और स्कूल से भी आप जरूर उनका रिपोर्ट कार्ड लेते रहें कि वो बच्चा यहाँ किसके साथ और कैसा व्यवहार करता है। आप सभी बहुत भाग्यशाली है कि इतने अच्छे स्कूल में आपको ऐसे अच्छे विषयों के लिए बुलाया भी जाता है और आप सभी आते भी हैं। तो आप सबका और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।